हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सुनील सर की इतिहास की कक्षा में। हमारा लेसन चला हुआ है यात्रियों के नज़रिए। अल बिरूनी के बारे में और उसकी किताब उल हिंद के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। जी हाँ, इतिहास में अपनी जिद के लिए जाना जाता है कि उसने कठिन परिस्थितियों में भी जो है अपनी यात्रा को, अपने दूसरे देशों की जानकारी के लिए की गई यात्रा को जारी रखा। आप देख सकते हो इब्न बतूता का चित्र। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को में रहने वाला था और शरिया को मानने वाला मुसलमान था। शरिया क्या होता है? जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को मानने वाले सुन्नी मुसलमान होते हैं या पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को मानते हैं, उसको शरिया कहते हैं। जी हाँ, शरिया जो है वो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को मानने वाले होते हैं, ये कट्टर मुस्लिम होते हैं। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही इस्लामिक शिक्षा हासिल करी थी और जो इब्न बतूता का परिवार था वो इस्लामिक कानूनों का जानकार था, यानी शरिया का जानकार था। इब्न बतूता पुस्तकों के ज्ञान की बजाय यात्राओं के अर्जित अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण मानता था, इसलिए उसने बहुत सारे देशों की यात्राएं की। जैसे आपको पहले वीडियो में बता भी गया है कि इब्न बतूता जो था वो पुस्तकें या बुकीज नॉलेज की बजाय जो है अपने स्याओं के अनुभव द्वारा अपनी आंखों से देखे हुए अनुभव पर विश्वास करता था। इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। 14वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है? जो हमारा 1301 से लेके और 1499 तक का समय है वो 14वीं शताब्दी कहलाता है। इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने अपनी जो यात्राएं की उसके अनुसार अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और उस किताब को नाम दिया था रहेला या रिहेला। मोरक्को से मध्य एशिया के रास्ते होते हुए इब्न बतूता 1337 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। जी हाँ, सिंध उस में जो है भारत और पाकिस्तान एक ही भाग होते थे और सिंध अब वर्तमान पाकिस्तान में। इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, क्योंकि जब इब्न बतूता भारत में आया उस समय तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था, दिल्ली का सुल्तान था। इसलिए उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, यानी दिल्ली भारत की राजधानी थी उस समय और राजधानी में जाने के लिए इब्न बतूता ने सिंध से प्रस्थान किया। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिन में पूरी की। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी जो विद्वता है उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त कर दिया। काजी क्या होता है? वहाँ दिल्ली का जो है न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, क्योंकि भारत में भी दिल्ली सल्तनत में जो क्या थे वहाँ पर भी जो थे शरिया के कानून माने जाते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा क्योंकि वह इस्लामिक कानून का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक के कहने से 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के रूप में जो है इब्न बतूता को सुल्तान के दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा गया, यानी भारत से जो है इब्न बतूता को चीन भेजा गया मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत के रूप में। जो इब्न बतूता है उसको एक जिद्दी यात्री, हठीला यात्री माना जाता है और इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसे रिहला कहा जाता है। और यह किताब जो लिखी गई थी, आपको पता है अल बिरूनी ने जो किताब लिखी थी किताब उल हिंद, वो भी अरबी भाषा में थी और जो इब्न बतूता ने किताब लिखी ये भी अरबी भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता के वृत्तांतों से हमें बहुत ही रोचक जानकारी मिलती है, यानी इब्न बतूता ने जो अपने अनुभव द्वारा अर्जित वृत्तांत थे, वर्णन था, वो बहुत ही रोचक भाषा में उस यात्राओं का वर्णन किया है। उनका जन्म स्थान जो है मोरक्को उत्तरी अफ्रीका के तंजीर में हुआ था और इब्न बतूता का जो परिवार था एक सम्मानित और शिक्षित परिवार था जो इस्लामी कानूनों का जानकार था। बहुत कम उम्र में ही जो है इब्न बतूता ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। इब्न बतूता को यात्राओं का पूरा शौक था और वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा यात्राओं के ज्ञान पर विश्वास रखता था। इब्न बतूता भारत कैसे आया? देखिए, भारत आने से पहले इब्न बतूता
अनेक देशों की यात्राएं कर चुका था। इसमें मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान की यात्रा करके जो है भारत आया था। अभी नेक्स्ट पेज पे जो है हम इब्न बतूता के भारत आने का मार्ग भी देखेंगे। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1313 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में 1333 में जो है स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और वह एक बार सुल्तान से मिलना चाहता था। जब वह दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान ने उसका हुनर देखकर, उसकी योग्यता देखकर उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। कई वर्षों तक जो है वो इब्न बतूता यहीं पर रहा। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता में विवाद हो गया था किसी बात को लेके। इससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद जो है उनकी गलतफहमी दूर हो गई और उनको दोबारा से काजी बना दिया गया और कुछ समय बाद उसको दूत के रूप में चीन भेजा गया मंगोल शासक के पास। इब्न बतूता को उसकी यात्राओं के दौरान ना बहुत बार लूटा गया था, किंतु फिर भी वो एक जिद्दी यात्री था और जहाँ की उसने यात्रा करने की ठान ली वहाँ वो गया। आप देख सकते हो ये इब्न बतूता है। ये जहाँ पर इब्न बतूता दर्शाया गया, ये ऊँट बने हुए हैं, ये अफ्रीका है और जहाँ पर ये ऊँट बने हुए हैं यहीं पर मोरक्को या तंजीर है। यहाँ से ये जो ब्लैक रंग के छोटे छोटे कटी हुई लाइनें हैं ये इब्न बतूता के मार्ग को दर्शा रहे हैं और ये इब्न बतूता का भारत आने का मार्ग है। देखिए आप, दिल्ली से इस साइड ये सीरिया, दिल्ली से इस साइड सिंध दिख रहा है और इब्न बतूता भारत से देखो ये इस मार्ग से होता हुआ चीन गया, जो समुद्री मार्ग है। ये देखो यो अगले मानचित्र में आप इसको और साफ देख सकते हो। देखिए घोड़े पे बैठा हुआ इब्न बतूता। अगला मानचित्र में देखिए यहाँ इब्न बतूता का जन्म हुआ था। ये अफ्रीका महाद्वीप है और जो लाल रंग की लाइनें हैं ये इब्न बतूता द्वारा विभिन्न देशों की गई यात्राएं हैं और ये भारत आने का इब्न बतूता का मार्ग है कि कैसे वो दिल्ली पहुंचा। इसके बाद आप देखेंगे ये इस मैप में और साफ देख सकते हैं इब्न बतूता के भारत आने का मार्ग। देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ये फारस की खाड़ी है, ये लाल सागर है और ये जो आप बैंगनी रंग की लाइनें देख रहे हैं वायलेट कलर की, ये इब्न बतूता का भारत आने का मार्ग था। अब इब्न बतूता जब भारत आया तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, रास्ते में क्या क्या उसके साथ दिक्कतें आई, परेशानियां आई। जो था एक हठीला और जिद्दी यात्री था। उसने वह जो ठाना हर हालात में पूरा करने की सोची। वह जो था अपनी यात्रा काल के दौरान अनेक समस्याओं से पीड़ित था, अनेक समस्याओं का उसको सामना करना पड़ा। यह महान यात्री जो है 14वीं शताब्दी में जब यात्राएं कर रहा था उस समय परिस्थितियां जो थी यात्रा की दृष्टि से काफ़ी जो है समस्याएं वाली थी, भयानक थी। आज की तुलना में उस समय यात्राएं ज़्यादा कठिन थी और उनमें जोखिम या रिस्क भी ज़्यादा होता था। उसके स्वयं के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में 40 दिन और सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगे। इसी तरह दौलताबाद से दिल्ली में 40 दिन और ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 दिन लगे। उस समय यात्रा करना कई तरह से असुरक्षित था। उसने स्वयं लिखा है कि यात्राओं के दौरान इब्न बतूता को कई बार डाकुओं के गिरोह का आक्रमण झेला था, वह भी उस हालात में जब राजमार्गों पर कारवां चलता था। कारवां क्या होता है? जो व्यापारियों का समूह होता है उसको कारवां बोलते हैं और व्यापारियों के समूह के साथ जो है इब्न बतूता यात्रा करता था। लेकिन उस समूह के में काफ़ी सुरक्षा के प्रबंध होते, इसके बावजूद भी डाकू उन समूहों को लूट लेते थे और इब्न बतूता को जो है अपनी यात्रा के दौरान कई बार लूटा गया। कई बार यात्राओं के दौरान जहाँ पर भी इब्न बतूता ठहरा उसका महत्वपूर्ण और ज़रूरी सामान चोरी हो गया। इसके बावजूद भी जो है इब्न बतूता जहाँ भी उसकी जान का खतरा होता आक्रमणों में, उनका सामना करता हुआ भी वह यात्रा के लिए आगे बढ़ता गया। मोहम्मद बिन तुगलक से गलत फहमी होने के कारण उसे भी कई सालों तक जो है कई दिनों तक जेल में डाला गया। लेकिन इतना होने पर भी इब्न बतूता ने जो है अपनी यात्राएं नहीं बंद की और इस माहौल में भी वो निरंतर आगे बढ़ता गया। इसीलिए इब्न बतूता को एक जिद्दी और
हठीला यात्री कहा गया है। था नई नई चीज़ें जानने का इच्छुक था। जब वह भारत में आया तो पूरा वो महाद्वीप जो है एक संचार तंत्र में बंटा हुआ था, उसका हिस्सा बन चुका था कि मतलब वो किसी न किसी यात्राओं के द्वारा, जहाज़ों द्वारा या व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका से, यूरोप से और चीन से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक जुड़ा हुआ था। इब्न बतूता ने भी सेवैन क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर यात्राएं की और पवित्र पूजा स्थलों को देखा। विद्वान लोगों और शासकों के साथ समय उसने बिताया और कई वर्ष तक वो काजी के पद पर रहा। शहरी केंद्रों के बारे में भी उसने लिखा। उसने अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले विचारों, सूचनाओं और जो उपख्यान होते हैं, उपख्यान क्या होते हैं, वर्णन का आदान प्रदान किया। इनमें जो है अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसी राजाओं को जो निर्दयी और दयावान दोनों हो सकते थे, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियाँ भी सम्मिलित थी, जो कुछ अपरिचित था और उसे विशेष रूप से रेखांकित किया। यानी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान उन सभी जो है साहित्यिक गतिविधियों का वर्णन किया, उन साहित्यों को भी पढ़ा और उन लोगों के बारे में भी बताया, उनकी कथाओं के भी बारे में भी बताया, और जो खुद उसने जो देखा वही उसने अपने यात्रा वृत्तांत या अपनी पुस्तक रहेला में लिखा। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो उसका जो वर्णन है वो हर उस नई चीज़ के बारे में था जो जिससे वह अपरिचित था। जब इब्न बतूता भारत आया तो उसने खासकर भारत की दो जो है यहाँ की उपजों का वर्णन किया है, उपज फसलों का। एक तो थी नारियल और दूसरा पान। इब्न बतूता जब नारियल का वर्णन कर रहा है वो लिखता है कि जो नारियल के फल थे वो मानव सिर के समान थे। उसके अनुसार नारियल का वृक्ष सबसे अनोखे और सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक था, क्योंकि उसने इस वृक्ष को जो है इब्न बतूता को पूरी तरह हैरान कर दिया था, क्योंकि इसका फल बिल्कुल मानव सिर से मिलता जुलता था और इसमें भी मानव की तरह दो आँखें थी और एक मुख है, और अंदर का जो भाग है हरा होने से मस्तिष्क जैसा दिखता है और उससे जुड़ा हुआ जो रेशा है वो बालों जैसा दिखता है। इसलिए जो है इब्न बतूता ने जो है नारियल की तुलना मानव सिर से की है। और दूसरी जो फसल से वो परिचित हुआ यहाँ आकर, पान, उसको यहाँ पान भी बहुत अद्भुत फसल लगा। इब्न बतूता ने अपने वर्णनों में भारतीय शहरों का काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल था। यानी इब्न बतूता मानता है भारतीय शहरों में अगर कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति रखता है, काम करना चाहता है, योग्य है, तो वह जो है भारतीय शहर जो है अवसरों से भरे हुए हैं और वह आसानी से वहाँ पर अपना जो है व्यवसाय चला सकता है। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी जब युद्ध या छोटे छोटे अभियान होते उस दौरान जो विनाश होता उसको छोड़कर जो ये शहर थे वो प्राय समृद्ध थे। यहाँ किसी तरह की जो हिंसा नहीं होती थी। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता ने जो है दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला नगर बताया है और भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र भी कम नहीं था और आकार में जो है दिल्ली को चुनौती दे रहा था। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे बल्कि वे सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद, एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों या गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। यानी हर शहर में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियां भी होती थी और जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो है संगीत का कार्यक्रम भी होता था, उसके लिए अलग से स्थान बनाया गया था। इब्न बतूता शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। यानी गांव में जो उत्पादन ज़्यादा हो जाता तो शहर वहां से ही अपना ज़्यादा, जैसे अनाज वगैरह जब गांव में ज़्यादा उत्पादन होता वहां से ग्रहण करते थे।
इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण यहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन था, और जो किसान हैं वो यहाँ पर वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जो इब्न बतूता है वो उत्तरी अफ्रीका से आया था, और वहाँ पर मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं, आप जानते हैं वहाँ बारिश भी कम होती है, तो उसके लिए ये भी एक नई चीज़ थी। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों देशों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों में विशेष रूप से सूती कपड़ा जो है, महीन मलमल है, रेशम है और जरी है, इसके वस्त्र प्रसिद्ध थे। इब्न बतूता जब भारत आया, वो शहरों में घूमा, बाज़ारों में घूमा, उसने इन सभी का अच्छी तरह से वर्णन किया कि किस प्रकार बाज़ार थे, कैसे कैसी वहाँ गतिविधियाँ होती थी, कौन कौन से मुख्य शहर थे, किन मुख्य शहर तो और भी थे, लेकिन इब्न बतूता ने उन्हीं शहरों का वर्णन किया है जहाँ की उन्होंने यात्रा की। और उन्होंने बताया कि इब्न बतूता ने एक नई बात और बताई कि भारत में जो मलमल था उसका कपड़ा काफ़ी महंगा था, और केवल अमीर वर्ग या धनी आदमी ही उन्हें पहन सकते थे। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं, कोई संदेह नहीं कि इब्न बतूता का वृत्तांत समकालीन शहरी जीवन की सही जानकारी देने में हमारी सहायता करता है। जब 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का लिखा है, जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया, उस समय तक पूरा भारतीय महाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप तक जुड़ा हुआ था। इब्न बतूता ने इन देशों की यात्रा की। उन्होंने भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो मांग है उसका वर्णन किया, शिल्पकारों के मुनाफे का वर्णन किया, और जो सूती कपड़ा, महीन मखमल और जो रेशम है, जरी है, साटन है, ये सारे कपड़ों के ही नाम हैं, उनकी जो डिमांड थी उनका भी वर्णन किया। और महीन जो रेशम या मखमल है वो बता कि वो अमीर या धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। इस प्रकार कृषि, विश्वासवादी संस्कृति और व्यापार ने समकालीन शहरों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इसके बाद इब्न बतूता ने जो महत्वपूर्ण वर्णन किया है वो किया है सल्तनत काल की या तुगलक काल की संचार प्रणाली का। इब्न बतूता ने बताया है कि भारत में जो उस समय डाक प्रणाली थी वो 2 प्रकार की थी, एक तो असव डाक प्रणाली और दूसरी पैदल डाक प्रणाली। असव डाक प्रणाली जैसा नाम से ही विदित है, हमें जान पड़ता है, इसे उलूक भी कहा जाता था। इसमें क्या व्यवस्था होती थी कि जो घुड़सवार है, तेज दौड़ने वाले घोड़े लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है डाक पहुंचाता था। संदेशवाहक जो ये संदेश लेके जाते थे, इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि हर 4 मील पर जो है राजकीय घोड़े खड़े रहते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान 4 मील तक जो है एक घुड़सवार लेके जाएगा संदेश, और आगे दूसरा घुड़सवार, फिर आगे दूसरा घुड़सवार। पैदल डाक व्यवस्था। दूसरी जो व्यवस्था थी डाक की वो थी पैदल डाक व्यवस्था। इसमें जो है प्रत्येक 3 मील पर जो है ठहराव के स्थान होते थे जिन्हें दावा कहा जाता था, यानी एक संदेशवाहक 3 जो है मील तक अपना संदेश लेके जाता था, आगे दूसरा संदेशवाहक, उससे आगे दूसरा संदेशवाहक, और जो संदेशवाहक है वो हाथ में छड़ लिए दौड़ता था और उसकी छड़ में घंटियां बंधी होती थी। हर मील पर एक संदेशवाहक छड़ लेने के लिए तैयार रहता, यानी 3 मील के अंदर 3 संदेशवाहकों की ड्यूटी होती थी और वो अपने अगले पड़ाव तक उसको पहुंचा देते थे। इब्न बतूता ने जो है भारत में जिन जिन वनस्पतियों का, गतिविधियों का, डाक प्रणाली का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने जो महत्वपूर्ण वर्णन किया है वह दास व्यवस्था का, दास प्रथा का। इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिए जाते थे, यानी उसी में जो है दासों की प्रमुखता थी। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो भेंट के लिए चीज़ें ली थी उनमें घोड़े, ऊंट और दास भी थे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भी भेंट किया रिश्वत के रूप में। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसिद्ध, यानी ये जो नाम है नसीरुद्दीन एक धर्म प्रचारक था इस्लाम का, उसके ने जो प्रवचन दिया, जो उसने
अपना संदेश दिया, उससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ और उसको जो है 1 लाख टके की मुद्राएं तथा 200 दास दान में दे दिए उस विद्वान को। किसको? नसरुद्दीन को। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता कि दासों में भी काफ़ी भेद थे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां जो थी संगीत और गायन में निपुण होती थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के कामों में लगाया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को या पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से जो है ज़रूरी बताया। यानी जो है पालकी को उठाना इनका विशेष रूप से जरूरी कार्य था। दासों की जो कीमत थी विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए अधिक होती थी, बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 तो दास रख ही लेते थे। यानी आप देख सकते हो कि दास व्यवस्था की जो जड़ें थी वो काफ़ी गहरी थी समाज में। है कि सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर जो हैं दासियां उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था। दासियां वहाँ जो हैं संगीत और गायन के कार्यक्रम कर रही थी। सुल्तान ने अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों का प्रयोग किया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अलग अलग दासों की कीमत अलग अलग थी। इसके अलावा जिन यात्रियों ने इब्न बतूता समेत अपने वृत्तांत छोड़े हैं वो सामान्य आप देखो कि ज़्यादातर भारत आने वाले यात्री पुरुष थे और उपमहाद्वीप में जो महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मुहम्मद तुगलक के लिए भी आपको पता है घोड़े और ऊँट खरीदे थे। इस प्रकार जो दास हैं वो घरेलू कार्य से लेके बाद में आप देखोगे सेना के कार्य भी करने लगे, पालकी उठाने जैसे कार्य है। और जो दासियां होती थी वो घरेलू कार्य करती थी, गीत संगीत के कार्य और साज सज्जा के कार्य भी करते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने अपने संस्मरण में अपनी पुस्तक रहेला में आप देख सकते हो कि उसने भारतीय समाज के विविध पक्षों का वर्णन किया है, कहीं न कहीं शहरों का भी, दास प्रथा का भी, डाक प्रणाली का भी और भारत की वनस्पतियों का भी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो इब्न बतूता था एक जिद्दी यात्री था और वो जो है अपने अनुभव द्वारा जो है ज्ञान अर्जन करने पर विश्वास रखता था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।